हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय की हो, डीडीयू विश्वविद्यालय की हो या फिर आपकी बीएससी नर्सिंग की हो। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए टारगेट गुरुकुल के मेन चैनल पे, वहां पर जाकर के वीडियो को जरूर देखिए। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो एक चैप्टर है आपका, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके बीएससी का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और मान के चलो कि जो भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मैचिंग या फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। देखो, सब मेरी क्लासेस करने का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा पता है? अगर हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसका हिंदी पूरा मतलब बताता हूँ, क्या हिंदी मतलब होता है, उसके बाद ऑप्शन बताता हूँ और इस प्रकार से किस तरीके के और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी जानकारियां मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा मुझसे पढ़ने का। और साथ ही साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अपना उसमें ज्वाइन कर लो। फिर अभी आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, क्लास की पीडीएफ नोट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक टेक्निक होती है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। कहाँ पे क्या टेक्निक होती है? सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी का नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे हम करा दे रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल कराना है तो करा देना। ये क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स 2 यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां का एक टॉपिक है। तो उसमें एक टेक्निक बताई जाती है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन? देखो, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है और ये सब उसकी प्रोसेसेस हैं। क्या है? प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में ये क्या हो रहा है। देखो, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो नहीं यूज की जाती है क्रोमोसोम का एनालिसिस करने के लिए। क्या इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में से नहीं यूज की जाती है क्रोमोसोम की एनालिसिस के लिए? तो याद रखना, जो पीसीआर है, क्या है? पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, वो नहीं इस्तेमाल की जाती है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और देखो याद रखना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको बोलूंगा कि इसे मार्क कर लो, एंट्रेंस एग्जाम में आपके आ सकता है। तो और वो क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे और ये जो क्वेश्चन मैं ऐसे सिर्फ समझा दूंगा, उन्हें समझ लेना, क्या पता वो भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% वही आएगा, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो कि विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ ए डीएनए। इनमें से ऐसा कौन सा वेक्टर है, क्या इनमें से ऐसा कौन सा वेक्टर है जो डीएनए का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा पार्ट को ही क्लोन कर सकता है? क्या कर सकता है? क्लोन कर सकता है डीएनए फ्रैगमेंट को। तो याद रखना, जो प्लाज्मिड होता है, क्या प्लाज्मिड होता है, वो सिर्फ डीएनए के स्मॉल पार्ट्स को ही क्लोन कर पाता है। ठीक है, क्या करता है? अब देखो, आप ऑप्शन मिलेगा प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या कर सकता है? प्लाज्मिड कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। याद रखना, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए जो कॉमन वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, बैक एंड एक् YAC यूज करते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज तो आपका ये जो क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये क्वेश्चन को अगर हिंदी में और अच्छी तरीके से हम समझे तो क्वेश्चन ये कहता है कि सामान्यतः यूज किया जाने वाला, सामान्य प्रकार से हम ऐसा कौन सा वेक्टर जो कि ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला वेक्टर कौन सा है?
तो देखो इसमें आपको बैक एंड एक मिल रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जीन सीक्वेंसिंग में, ह्यूमन जीनोम की जीन सीक्वेंसिंग में कौन सा वेक्टर यूज किए जाते हैं। तो यही आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बैक और एग का फुल फॉर्म क्या है, बैक और एग का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे जो इस लेक्चर को नहीं देखेंगे वो 100% बात है कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बैक का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। बैक का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एग का फुल फॉर्म होता है ईस्ट, क्या? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। याद रखना ये दो के दोनों फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें पढ़ करके जरूर से जरूर जाना, ठीक है। आपके एंट्रेंस में जरूर पूछे जाने की संभावना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। क्या? इनमें से कौन सा प्लाज्मिड है? क्या है? प्लाज्मिड है। तो याद करो आपकी बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोसेस एंड प्रिंसिपल वाला जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखोगे PBR 322 नाम का एक इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर बना होगा। क्या बना होगा? स्ट्रक्चर बना होगा। वो क्या है? वो प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। क्या है? आर्टिफिशियल PBR 322। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ये क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। तो इसको याद कर लो, ठीक है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है PBR 322। और अब बात करें EcoR1 क्या है, HindIII क्या है, BAM-H1 क्या है। ये तीनों क्या चीजें हैं आपको कमेंट में करके इसका आंसर बताना है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के वहां पे आपको इसका आंसर डाल देना है आज के आज ही, ठीक है। अगला चैप्टर होने से पहले आंसर डाल देना आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्या? ये क्वेश्चन कहता है कि जो RE है, RE यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस हैं, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब वो कहाँ से निकाले जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ पर वो होते हैं। तो याद रखना जो RE होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। यानी कि ऐसे दो माइक्रोब्स जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके नाम क्या है? क्या है? उनके नाम क्या है? और याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे मार्क कर लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो और याद रख लेना, एस्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या? एस्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई आपको एग्जाम में ई कोलाई नाम से भी दिख सकता है। ई कोलाई का फुल फॉर्म ही होता है एस्चेरिचिया कोलाई होता है, पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म नहीं, पूरा नाम बोलेंगे हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सबसे जोरदार है, ये क्वेश्चन आने की 99 प्रोबेबिलिटी है। क्या है? 99 प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन बोलता है कि हु डिस्कनेक्टेड, ये डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, सॉरी इसको काट लेना, ये डिस्कवर्ड होगा। क्या होगा? डिस्कवर्ड होगा। हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब याद रखना कि ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDNA जो है, RDNA टेक्नोलॉजी जो है वो किसने की थी डिस्कवर? याद रख लेना, स्टैनले कोहेन एंड हॉवर्ड बॉयर ने की थी। किसने? स्टैनले कोहेन एंड हॉवर्ड बॉयर ने की थी। क्या की थी? स्टैनले कोहेन ने की थी और हॉवर्ड बॉयर ने की थी। ये क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ द की फैक्टर्स विच मेक्स द प्लाज्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट। ठीक है, अब देखो ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी समझना जरा ध्यान से कि क्या प्लाज्मिड में
क्या प्लाजिड में ऐसा क्या गुण है या फिर ऐसे क्या फीचर है, ऐसी क्या उसके अंदर खासियत है कि हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, उसका करेक्ट आंसर ये होगा कि उसके पास काबिलियत होती है कि वो फॉरेन जीन को कैरी कर सकता है, यानी कि जो बाहरी जीन है उसको अपने साथ जोड़ करके किसी नए जीन में जा करके प्रवेश करके दोनों को आपस में लाइगेट कर सकने की उसके अंदर काबिलियत होती है। इट हैव द एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन, इट हैज़ द एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप मार्क कर लें कि प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्यों इसको रख लिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन अ प्लांट्स। क्या इनमें से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बेस्ट जेनेटिक वेक्टर कौन सा है, लेकिन कहाँ पे? प्लांट में। शब्द याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट वेक्टर क्या है प्लांट्स के लिए। याद रखना, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए प्लांट्स की जगह एनिमल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए? एनिमल्स की बात की जाए या फिर ह्यूमन की बात की जाए, तो आपको आंसर क्या लिखना है? रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा अगर एनिमल्स के केस में आपसे पूछता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पीसीआर, क्या ये पीसीआर रिएक्शन इज ए टेक्निक दैट, मतलब पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्या करती है। याद रखना, जो पीसीआर है वो क्या करती है, वो की जाती इन विट्रो रेप्लिकेशन के लिए। किसके? इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसिंग यूजिंग देयर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखो आंसर तो ये है। अब देखो पीसीआर वाकई में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पीसीआर होता क्या? पीसीआर एक टेक्निक होती है। क्या होती है? एक टेक्निक होती है, एक तरीका होती है। और पीसीआर की अब आपको लैब में मशीन्स भी देखने को मिल जाएंगी। इसमें किया क्या जाता है कि कोई भी अगर डीएनए का फ्रेगमेंट है, मान लो एक कहीं पर एक मर्डर होता है, क्या होता है? मर्डर होता है, और वहाँ पर एक छोटा सा डीएनए का पीस मिलता है आपको। क्या मिलता है? जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है उसको डीएनए का एक छोटा सा पीस मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए का बहुत छोटा सा पीस मिलता है, लेकिन वो असमर्थ है। अब वो अनकैपेबल है कि उस डीएनए को अच्छे से रीड कर पाए और लोगों में आइडेंटिफाई कर पाए, मैच कर पाए, ये भाई डीएनए किसका है, आपका है, मेरा है, या किस मर्डरर का है, किसने मर्डर किया, वो नहीं पता लगा पा रही। तो क्या करेगी पीसीआर? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, जिसका नाम क्या? एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं जिसका नाम टैग पॉलीमरेज होता है। क्या? टैग पॉलीमरेज होता है। याद रखना, टैग पॉलीमरेज होता है। टैग पॉलीमरेज आपने नाम सुना होगा और पीसीआर में आपको पढ़ाया भी जाता है। टैग पॉलीमरेज क्यों रखा गया? इसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, क्योंकि एक हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे बहुत स्टेबल होता है और प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। तो क्या होता है, इस डीएनए फ्रेगमेंट को इसके साथ टैग पॉलीमरेज के साथ मशीन में डाला जाता है, और ये जो एक डीएनए का फ्रेगमेंट है वो 1 बिलियन टाइम्स, कितना? 1 बिलियन टाइम्स उसको इनलार्ज कर देता है, 1 बिलियन टाइम्स उसको बड़ा कर देता है, या उससे ज़्यादा कॉपी बना देता है, 1 बिलियन कॉपीज बना देता है। उससे क्या होता है, जब कोई भी सामान अधिक मात्रा में है तो हम उसको स्टडी कर अच्छे से सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो ये काम होता है पीसीआर का। पीसीआर का फुल फॉर्म भी याद रख लेना। पीसीआर का फुल फॉर्म आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज, याद रखना ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना ये क्वेश्चन आपसे दो चैप्टर से मैच करता है। किस चैप्टर से मैच करता है? पहले तो आपका बायोटेक से मैच करता है, दूसरा आपका एक एनिमल हस्बेंड्री करके चैप्टर होगा, वहां से आपका मैच करता होगा। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज, याद रखना अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एम्फाइजिमा को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। क्या? एम्फाइजिमा नाम की एक बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। क्या? एम्फाइजिमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है,
उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखो मैं सबको ये अधिकतर मार्क करा दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं छांट करके ढूंढ करके यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो लेक्चर पूरा का पूरा देखो भाई, उसके बिना आप जा रहे हो तो फिर पाप कर रहे हो। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों किया जाता है। याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? टू सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। एक शब्द याद रखना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज, आपको इसकी जगह पे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। ठीक है, तो याद रखना चार्ज नहीं करना है आपको आंसर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज करना है, इसको आंसर नहीं करना है। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर के आया हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि which one of the following palindromic where sequence in DNA can be easily cut about the middle by the some particular restriction enzyme। यानी कि देखो एक आपने सीक्वेंस पढ़ा होगा एनसीईआरटी, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो उसमें एक पैलिंड्रोम नाम का सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोम नाम का सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब एक शब्द होता है पैलिंड्रोम नाम का। अब सबसे पहले मतलब समझेंगे ये पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। तो देखो पैलिंड्रोम नाम का ये शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी लिखो, क्या कुछ भी लिखो, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, जैसे भी आप पढ़ो, आप एक ही चीज को प्रोनाउंस करेंगे, एक ही शब्द का उच्चारण करेंगे। जैसे कि अब मैंने ये लिख दिया नमन, क्या लिख दिया? नमन। अब चाहे आप आगे से पढ़ो तो भी आप नमन पढ़ोगे, और पीछे से पढ़ोगे तो भी आप नमन पढ़ोगे। ठीक है, अब जहाज जैसे है, जहाज है, अब चाहे आप आगे से पढ़ो तो भी जहाज पढ़ोगे, पीछे से पढ़ोगे तो भी इसको हम जहाज ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जहाज ही पढ़ेंगे। एक इंग्लिश में शब्द लिख सकते हैं टिट फॉर टैट, जैसे बोलते हैं टैट, टिट फॉर टैट। ये टिट वाला नहीं है, टैट है, टिट है। क्या है? टिट फॉर टैट वाला, जैसे को तैसा, टिट। ठीक है, फॉर टैट। अब टिट में हम चाहे इधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, एक ही उच्चारण आएगा, एक ही प्रोनाउंसिएशन आएगा। टैट को भी हम चाहे इधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, एक ही प्रोनाउंसिएशन आएगा। ओके, ऐसे ही जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है हमारा, वो भी हमेशा पर्टिकुलर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करता है। क्या करता है? मान लो आपका एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो भी एक ऐसे सीक्वेंस पे कट करेगा जहां पर रीडिंग चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो सेम आएगा, तभी वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। तो याद इनमें से देखो, आप क्या करो, देखो कि किस में सीक्वेंस एकदम सेम है, तो मैच करो। 5 पीछे से भी देखो, 5 जी देखो पीछे से, यहाँ भी पीछे से जी। अब देखो इसमें देखेंगे 5 है, यहाँ 5 है, चलो ठीक है। सी लास्ट में है, यहाँ पे टी है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 5 लास्ट में, 5 लास्ट में, ठीक है। सी शुरुआत में और ए लास्ट में, बिल्कुल गलत। 5 लास्ट में, 5 लास्ट में, ठीक है। जी पहले, ए बाद में, भैया बिल्कुल गलत। तो आंसर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? समझ में आया तो व्हाट्सएप पे जरूर बताना कि सर समझ में आया, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सर समझ में आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम ले। अगला क्वेश्चन कहता है एगरोजिल, क्या? एगरोजिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स इज यूज्ड इन, क्या? एगरोज ना, देखो एक बात बताता हूँ, एगरोज नाम का एक जेल होता है। क्या होता है? एगरोज नाम का एक जेल होता है जो कि सीड वी, देखो सी के बीड्स, यानी कि खर, बीड्स का मतलब होता है खरपतवार। क्या? खरपतवार, मतलब जो भी ऐसे खरपतवार होता है, अब लीफ हो गई या पत्तियां हो गई झड़ जाती, जो खराब होती, खराब नहीं बोल सकते हैं, जो हमारे पेड़ के लिए यूजलेस होती हैं। क्या होती है? पेड़ के लिए थोड़ी यूजलेस हो जाती है, उनको हम खरपतवार भी बोलते हैं। तो ऐसे सी वीड्स की भी बात करें तो समुद्र के अंदर कुछ वीड्स होती हैं जिसे हम खरपतवार, समुद्री खरपतवार बोलेंगे। उससे एक जेल निकलता है जिसको हम एगरोज जेल निकलते हैं। क्या क्या बोलते हैं?
एगरोस जेल बोलते हैं वो कहाँ पर यूज किया जाता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो याद रखना जो एगरोस जेल है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए कि एगरोस जो से सी बीड से निकाला जाता है उनके नाम क्या हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एगरोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वीड्स, आगे डैश और डैश कर देगा, एंड लगा देगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जेलेडियम आएगा, क्या आएगा, जेलेडियम, जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक है, जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया नाम की ये दो वीड्स हैं, इनसे एगरोस जेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको भी नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब याद देखो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है, क्या इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसने संभव कर दिया जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसने इंजीनियरिंग को, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन्स के इंजीनियरिंग को पॉसिबल बना दिया। तो याद रखना ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं, हैवियर आइसोटोप लेबलिंग बिल्कुल भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हमें एक ऐसा मार्ग दिया, एक ऐसा रास्ता दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी टेक्निक दी है जिसकी मदद से हम जीन्स की भी इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हैं, जो हमारी जीन्स होते हैं उसमें भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक। आगे हम नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1, क्या, इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है जिसको हम इको R1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इको R1 बोलते हैं। व्हाट डज को पार्ट इन इट स्टैंड्स फॉर, इसमें CO का क्या मतलब होता है। अब देखो कोई इसको कोबाल्ट मत बोल देना, कार्बन मोनोऑक्साइड मत बोल देना, ठीक है। अब देखो नोमेनक्लेचर मैं आपको पूरा सही से बता देता हूं कि ये इको R1 CO, देखो इको R1, इको R1। अब देखो मैं बताता हूं आपको, CO का मतलब है क्या होता है, कोलाई होता है, क्या होता है, कोलाई। E का मतलब होता है एसेर्चिया, कोलाई। R होता है इसका स्ट्रेन होता है, और ये टेस्ट ट्यूब नंबर होता है, टेस्ट ट्यूब नंबर, या फिर आप एक्सपेरिमेंट नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको टीचर्स एक्सपेरिमेंट नंबर बता देंगे, कहीं कहीं पे टेस्ट ट्यूब बता देंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आपको आता है तो टेस्ट ट्यूब नंबर ही आपको मार्क करके आना है। ये इसका नोमेनक्लेचर का एक तरीका हो गया। अब देखो कोलाई, डी ऑप्शन सही है, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव स्टिकी एंड्स ड्यू टू, डीएनए फ्रेगमेंट्स के पास स्टिकी एंड्स होते हैं, किसकी वजह से। तो याद रखना अनपेयर्ड बेसिस की वजह से डीएनए फ्रेगमेंट्स पे, किसकी वजह से, इंपॉर्टेंट ये भी है, डीएनए फ्रेगमेंट के अनपेयरिंग की वजह से वो स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं कि आपस में चिपक जाते हैं। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे अनपेयर बेसिस का डायग्राम बनाया हुआ दिखाया गया, आप उसे अच्छे से देख पाओगे। जिसे ना दिखे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उसे दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। देखो यहाँ पे आपको बीटी कॉटन मिलेगा। बीटी का मतलब आपसे एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि बीटी का क्या मतलब है। तो याद रखना बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है। और बीटी ब्रिंजल मतलब ये भी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ब्रिंजल हो गया। और यहाँ पे बीटी कॉटन यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कॉटन, ये भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और याद रखना आपसे इसमें पूछा जाएगा गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है। तो याद रखना गोल्डन राइस को में पाया जाता है विटामिन ए, जो कि आपकी नाइट ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करता है। क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से ओवरकम करने में हेल्प करता है। नाइट ब्लाइंडनेस से ओवरकम करने में हेल्प करता है, ठीक है। याद रखना
क्या, और ये जो विटामिन ए है उसका सोर्स कहाँ से लिया गया था, तो याद रखना डैफोडिल से। डैफोडिल नाम का एक फ्लावर होता है, वहाँ से विटामिन ए को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तब राइस, गोल्डन राइस से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, पीसीआर टेक्निक किसने इन्वेंट की थी। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना कैरीमुलस, किसने, कैरीमुलस ने की थी। किसने की थी, कैरीमुलस ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज, सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको था। क्या था, टोबैको था। क्या था, टोबैको था। अब देखो ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या मतलब होता है, शब्द है ट्रांसजेनिक और फिर प्लांट। देखो ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। कैसा हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, यानी कि उस प्लांट को जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया हो। किसकी मदद से बनाया गया हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बनाया गया हो या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया। तो सबसे पहले टोबैको को बनाया गया था। ठीक है, फिर हमने बीटी ब्रिंजल को बनाया था, गोल्डन राइस को बनाया था, बाद में बीटी कॉटन को बनाया था। लेकिन याद रखो यहाँ पे बीटी नहीं लिखा है, यहाँ पे गोल्डन राइस नहीं लिखा है, बीटी ब्रिंजल नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको नहीं बोलेंगे, टोबैको को बनाया गया था तो टोबैको को बोलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प इन, याद रखो बहुत अब तक का सबसे धांसू क्वेश्चन है ये, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प्स इन, आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ पे हेल्प करता है, तो याद रखना आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प करता है सेल डिफेंस में। किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इंप्रूव्ड ट्रांसजेनिक बासमती राइस, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इंप्रूव ट्रांसजेनिक बासमती राइस। अब देखो इसमें ऐसा बोला गया इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि ट्रांसजेनिक यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बासमती राइस की है, तो याद रखना क्या है, गिव्स हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, बिल्कुल गलत बात है। गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए, तो विटामिन ए देता है गोल्डन राइस बिल्कुल, और हाई यील्ड तो देना ही चाहिए। अगर कोई भी वैरायटी आपकी हाई यील्ड नहीं दे रही है तो हम उसको क्यों यूज करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद कर लो, चाहे रट लो, चाहे समझ लो। अगर समझे होगे क्लास 12th में तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, नहीं किए तो रट लो, आपके पास समय नहीं है। क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी वाज, जीन थेरेपी सबसे पहली कौन सी थी, तो याद रखना जो कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी। क्या, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी, उसका नाम था, क्या था, जीन थेरेपी करके एक थेरेपी होती है, उसमें हमें दी गया था एडीए। किस में दी गई थी, एडीए में दी गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डी अमीनेज। क्या, एडेनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, इसमें दी गई है, जिसमें क्या होता है, स्किड। ठीक है, स्किड का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप पता करके हमें बताओगे, और स्किड का फुल फॉर्म भी आप एकदम से याद कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस आर एंजाइम्स व्हिच, आगे देखो ऑप्शन दे दिए हैं 4। अब ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, वो एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, क्या करता है। अब 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में देखो लास्ट देखे, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। अब देखो इंडो दिया गया है तो एंड से कहाँ हो जाएगा भैया, क्या होता है, इंडो मतलब बीच से। क्या, एक्सो न्यूक्लियस नहीं, एक्सो का मतलब होता है बाहर से, इंडो का मतलब होता है अंदर से। तो इंडो दिया तो बाहर से कैसे हो जाएगा, कदा भी नहीं होगा, बिल्कुल भी जरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंडो का मतलब अंदर से होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोलता है मेक कट्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। याद रखना ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या हो रहा है यार, हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ये तो हो चुका है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो चुका है। नहीं ये नहीं हुआ। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस आर एंजाइम्स व्हिच,
क्या विच, ये तो अभी अभी किया ही इसको, तो इसी में तो दिक्कत हो रहा था। अब देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में आपको लास्ट पेज पे मिलेगा। कहाँ पे? स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, जो स्टिर्ड टैंक हैं, बायोरिएक्टर हैं, वो किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए डिज़ाइन किए गए। जब कभी आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में जाओगे, कहाँ पे जाओगे? एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े डब्बे लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें 100 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी आ सकता है, या फिर 1000 लीटर की कैपेसिटी वाला होता है। तो उनका क्या फंक्शन होता है, यही पूछा गया है। तो याद रखना वो इतने बड़े इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो सके पूरी प्रोसेस में। कोई भी प्रोसेस अगर हम करा रहे हैं तो उस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो सके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन एम्प्लीफिकेशन, इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है, इनमें से ऐसे कौन सा प्रोसेस है जो कि जीन के एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है। तो याद रखना पीसीआर, कौन सा? पीसीआर जो है वो जीन की एम्प्लीफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है और जीन को वो 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफाई कर देता है। कितना कर देता है? 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफाई कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखना बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जेनेटिक जीन क्लोनिंग, इनमें से कौन है जो जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल किया जाता है? सबको पता होगा प्लाज्मिड, बिल्कुल प्लाज्मिड को जीन क्लोनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो इज अ सिंपल ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए डीएनए, सैंपल है, सैंपल ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए डीएनए स्ट्रैंड गिवन द वे सीक्वेंस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, व्हाट इज सो स्पेशल शोन इन। अब देखो एक हमको ये डीएनए का सीक्वेंस दिया गया। अब देखो ये क्वेश्चन आया, दैट मीन आपका पेपर काफ़ी हार्ड है और ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन दिया, एक सीक्वेंस दिया गया, इसमें क्या स्पेशल है, क्या है, क्या स्पेशल है इस सीक्वेंस में? ये कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है ये दर्शाता है, या डिलीशन ऑफ म्यूटेशन है, या स्टार्ट क्या लिखा है? कोडोन है, स्टार्ट कोडोन एट 5' एन नहीं होगा, कॉन्डोन नहीं होगा, ये कोडोन है। ठीक है, आगे हम देखें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर्स, बिल्कुल सही, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। और कैसे है देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? आप चाहे आगे से पढ़ो या फिर आप पीछे से पढ़ो, बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा। पीछे देखो, आगे देखो 5, पीछे देखो 5, आगे देखो जी, पीछे देखो जी, ए टी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखो ये क्वेश्चन एक बार रिपीटेड है कि एग्रोजिल भैया कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। किसमें? हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एनिमल्स में। कहाँ पे? एनिमल्स में। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही सबसे जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे, जब प्लांट्स के लिए पूछा गया था, उसी के टाइम पे मैंने इसका आंसर बता दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या करना है? बताना है कि प्लांट्स का क्या है वेक्टर और एनिमल्स का वेक्टर क्या है। एक बार फिर से मुझे इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखें, विच बैक्टीरियम, सॉरी स्टूडेंट्स लाइट चली गई, बिजली की कोई समस्या हो जाती है, इसको आप खुद समझ सकते हैं। और बचे हुए जो भी आपके क्वेश्चन हैं जल्दी ही आपको करा दिए जाएंगे। जैसे ही लाइट आएगी हम दोबारा से लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे और जो पार्ट 2 होगा ना बायोलॉजी का, उसमें इन क्वेश्चंस को हम ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर को रिकॉर्ड करने वाला है। ठीक है, तब तक पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।